अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज। नादिया खान, ज़ुहैब हसन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 बजे लाइव। डेली तो नहीं हुआ, 5 दिन जो काम के 5 दिन हुआ 9 से 11 डेली हो गया। कैसा रहा वीकेंड आपका? कैसा रहा वीकेंड? वीकेंड अच्छा रहा। मैंने अपनी ना वो बेटी का टेस्ट कराना था, एलर्जी टेस्ट। मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था। अच्छा। कि एक अगर आपको बार बार एलर्जीज हो रही हो, चाहे वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो, स्किन के इश्यूज हो, तो उसका एक एलर्जी टेस्ट होता है। एक एनवायरनमेंट किट होती है और एक होती है फूड की किट, और बहुत महंगी किट होती है। अच्छा। एनवायरनमेंट की अभी हमने कराई है, जिसमें मतलब पूरा इस हाथ में चेक करते हैं, पता चलता है आपको एलर्जी किस चीज की है। फिर उसके बाद 1 लाखों की वैक्सीन बनती है, 1.5 साल के इंजेक्शन जो तकरीबन 4 लाख रुपए तक जाते हैं। जी क्या कह रही है आप? जी हाँ, ये टेस्ट भी 38,000 का है। तो पहुंच गई आप फिर 38 के बाद 4 लाख तक पहुंची या नहीं? जी जी, उसके बाद हम थोड़ा ठीक हो गया सा सब? रुक गए। हमने कहा अब हम सेकंड थर्ड फोर्थ ओपिनियन लेंगे कि क्या ये वैक्सीन ये क्या चीज है। तो इन्फॉर्मेशन लेनी है, बल्कि शो पे बुलाएंगे किसी डॉक्टर। हाँ बुलाएंगे कि क्या? आपने मेरा बताया खर्चा बचा दो, मेरा खर्चा बचा दो। बचाएंगे, ऐसे ही बचाएंगे। तो भाई आप लोग पसंद कर रहे हैं शो को, फीडबैक बहुत अच्छा रहा हमारा। क्या हमने पिछले हफ्ते का कुछ बनाया था सम अप करके जो हम शो पे बनाते हैं? मैंने शायद नहीं देखा। आया था प्रोमो हमारा? प्रोमोस तो चल रहे हैं। क्या बात है, आपको पता है मैं आजकल नहीं वैसे देख मसरूफियत यहाँ बहुत है माशाल्लाह। 365 चैनल जैसे एक्सपैंड कर रहा है जल्दी, तो काफी मसरूफियत गहमा गहमी है। मुझे आप ये बताएं, आप कौन सा गोश्त पसंद करते हैं? अरे ये बताएं आप। आयु मतलब जब से खबर मैंने सुनी है ना, अजीब सा एक अंदर कोई प्रोटीन वॉमिट की सूरत हाल हो रही है। आप मुझे बताएं, प्रोटीन बड़ा जरूरी है इसलिए, और गोश्त खोर हमारी आवाम है भी, बड़ा पसंद करते हैं हम। चिकन हो जाए, बीफ हो जाए या फिर मटन हो जाए। लेकिन मुझे अब ये लगता है, ये खबरें देख के मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं गधे का गोश्त खाया है। ऐसी बात भी ना करे। अच्छा, गधे के गोश्त की ना बहुत रिपोर्ट्स, मैं तो पंजाब में ज्यादा होती है। ये पंजाब से इतनी रिपोर्ट्स आती हैं, गधे का गोश्त बेचते हैं मटन बना के। और अभी भी इस्लामाबाद से आप वही बात कर रही है ना, मुझे पता था आप जरा आपने करनी है ये बात। और अजीब सी मुझे बात करते हुए वो हो रही है। 1000 kg पकड़ा गया गोश्त, और सैकड़ों की तादाद में गधे पकड़े गए उस जगह जहां छापा मारा है। मैं आपको बताऊं, इवन 5-10 साल पहले की भी बात है कि पिंडी वगैरह में, इस्लामाबाद में हम लोग जब इस तरह नहीं होता बारबेक्यू और ये वाली चीजें, खासतौर पे चाइनीज। जी जी। और वहाँ कुछ बड़े ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ हम जाते हैं, जहाँ मुझे गोश्त की कभी समझ नहीं आई। मुझे समझ नहीं आता था, मैं उनसे पूछती थी चिकन है, मटन है, बीफ, समझ नहीं आ रही। तो मैं तो श्योर हूँ कि हमें तो सर्व हुआ है बहुत दफा। जब बस भाई अगर खा लिया तो क्या कह सकते हैं, ज़ाहिर है खा लिया तो उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। गोश्त अजीब सा, वो चर्बी वाला, और वो होता है, वो मटन बना के बेचते हैं ना रबड़ की तरह, और मैंने देखा है। लेकिन चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं, मैंने बहुत सी जगहों पर इससे पहले भी छापे पड़ चुके हैं, पंजाब में, लाहौर में और इस्लामाबाद में, और ये बेचते हैं गधे का गोश्त। सही बात तो गधे इतने तो वैसे ही बन रहा है, गधे ज़हनी तौर पे भी सब गधे ही हमारे यहाँ। और ये कि गधा खा के बराबर। हाँ, ये गधे ही हैं इसमें कारोबार में। लेकिन तो गधों का गोश्त मत खिलाओ, गधों जरा समझो बात को। सफाई से पैक किया हुआ है, हाय हाय, मतलब ये पैसे मटन के ले रहे हो और उसके बाद गोश्त तुम गधों का खिला रहे हो। कोई शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है, कितने प्यार से इन्होंने पैक किया है, शर्म कोई नहीं। लेकिन ये देखने की बात है कि ये इतना बड़ा ठीक ठाक जो है ये पकड़ा गया। असल में इसलिए पकड़ा गया ना कि देखें, इसकी जो स्किन है, जो इसकी खाल है, वो इस्तेमाल होती है कॉस्मेटिक्स में, और वो जहाँ पे चाइना वगैरह में बनते हैं और यहाँ भी कॉस्मेटिक्स बनते हैं, तो उसमें खाल इसकी इस्तेमाल होती है गधे की। तो ये बड़ा, यानी इसकी हर चीज़ से फ़ायदा हो जाता है कि गधे का गोश्त आपने मटन बना के खिला दिया, उसमें मार्जिन ले लिया, और खाल बेच दिया आपने जहाँ प्रोडक्शन यानी कॉस्मेटिक्स बन रही हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। लेकिन ये क्या बात है? आप मुझे बताएं कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी आप कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स आपने खोले हुए हैं, और आप मटन के हिसाब से जो है ना वो गधा लोगों को खिला रहे हैं। तो क्या ऐसा है इनको चाहिए खाल और नहीं ऐसा नहीं है, और गोश्त हमारे लोगों के लिए रख देते हैं, तो गोश्त भी ले जाए ना साथ। नहीं छोड़ के जाते हैं। नहीं नादिया, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा थोड़ी है। तो ये पूरा रेस्टोरेंट माफिया मुलव्विस है इसके अंदर। वो लोग मटन कह के अब गधा खिलाते हैं आपको, बस सीधे एज सिंपल एज दैट। भाई मुझे 90,000 का बिक रहा है, तो कोई मतलब ये बकरे से कोई सस्ती चीज तो नहीं है, ये भी अच्छा खासा महंगा है। इट्स नॉट मेकिंग सेंस। नहीं सस्ता है। आपको मुर्दा मुर्गियां नहीं खिलाई जाती कि कितने रिपोर्ट्स आती हैं कि मुर्दा मुर्गियां 90,000 का होगा, खिलाई जाती हैं। 90,000 नहीं असल में ये बाहर, लेकिन ये बहुत ही एक अजीब सी एक खबर आई है, और सबको जो बाहर ईटिंग आउट करते हैं उनके लिए एक ऐसी खबर है कि वो समझ रहे हैं कि हमने भी शायद कभी ना कभी
गधा खा ही लिया होगा। जी 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 जी, मैं तो काफी, मुझे यकीन है तो मतलब हम उसी इलाके से, बहुत दफा मुझे अब याद आया कि जब मैं सोचती थी, मैं कहती थी ना कि यार इसका मुझे ये समझ नहीं आ रहा, गोश्त वो वाकई समझ इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो सही गोश्त नहीं था। आप एज अ प्रिकॉशन हमेशा मैं कहती हूँ चिकन वगैरह के देखो पीस पहचाने जाते हैं, मटन का भी आप पीस अगर पहचाने तो ठीक है, कोई चीज जो मिन्स हो जाए, जिसकी शक्ल बदल जाए, जैसे पता है लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कबाब है, कबाब और उसमें तो छोटी-छोटी सब कुछ ही चल जाता हो। चाइनीज में क्या होता है कि फ्राई होके पतला करके कुछ समझ नहीं आता कि क्या है। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोगों ने शायद डॉगी भी खाया। बस खैर आगे ना बढ़े आप तो बस मतलब इसकी जो है ना ऐसे इसको वो करेंगी डायसेक्शन। अब सही है, ये खबर हमने दे दी ना, गधा किसी ने खाया, अब गधा बंद करे भाई। इंतजामिया से हम कहते हैं गधे का गोश्त ये सप्लाई जो कर रहे हैं और ये करें इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लोग खाने जाते हैं साफ सुथरा फूड और जो चीज खाने जा रहे हैं वही सोच के जा रहे हैं ना, आप उसको धोखा दे रहे हैं। तो ये हम गधे की बात तो हो गई, अब हम गधे और गधों की बात हो गई है। अब हम आगे चलते हैं दूसरी खबरों तो में। आज हम बताए थे आपको केपी और पंजाब में जो बारिश है उसकी वजह से नुकसान जो हो रहे हैं उसका भी हम अहवाल आपको देंगे। मजीद 8 अफराद जहाँ बाग हो गए इसमें और डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। 279 लोग जहाँ बाग हो चुके हैं बारिशों में। तो मेट ऑफिस से हमारे तर्जुमान होंगे, उनसे हम बात करेंगे। जुम नजी साहब होंगे हमारे साथ। फिर हम गाजा सिचुएशन की बात करेंगे, गाजा में और इंसानी अलमी की बात करेंगे। थोड़ी पेशरफ्त हुई है इसकी भी बात। खून खोलने लगता है, ऐसी आग लगती है कि समझ नहीं आता हम क्या करें। और जो लोग कर सकते हैं वो कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे साथ जलाल महमूद साहब होंगे जो पहले भी आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर और जो दिल में सोच रहे होते हैं वो बोलते हैं, जैसे जिनके बारे में आपने कहा था कि मुझे बड़ी उन्होंने जी मुझे तो वो उनकी बातें जो उस वक्त भी जो उन्होंने कहा था कि जो लोगों के दिलों से बद्दुआ निकल रही हैं दुनिया के लिए, वो आज तक मुझे हॉन्ट करती हैं और आज फिर शो पे हम हमारे साथ होंगे और उनके कर्म में इजाफा ही हुआ। अच्छा जी, फिर इसकी हम कुछ एशिया कप की बात करेंगे और ये लीग हो रही है एशिया लीग, इसकी बात होगी, मैचेस की बात होगी। पाकिस्तान और भारत, एशिया कप का शेड्यूल आ गया है और पाकिस्तान और भारत के मैचेस होंगे। भारत इस पे कोई ऐसा उसको इश्यूज नहीं है, ठीक है जी। और फिर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, उसकी भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की भी कुछ बात होगी, वो क्या बात है, थोड़ा सा इंक्लिंग दे दें वो भी। सहीफा जो है एक्टर, उन्होंने कुछ अब मजीद कुछ अब स्टेटमेंट्स आई हैं अभी उनकी तरफ से आई हैं। पहले और बहुत आर्टिस्ट बात कर रहे थे। इस वक्त आजकल लोग मैं देख रही हूँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं ड्रामा कंटेंट प्रोडक्शन हाउसेज, आवाजें उठ रही हैं। तो हम थोड़ी देर में इस पे भी बात करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला हमारा सेगमेंट मानसून बारिशें और उसकी तबाहकारियां। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है, रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी है। चिलास के हदूद में मीनार के दरिया सिंध से एक नामालूम खातून की लाश मिली है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक लाश शारा बाबूसर में बहने वाले सयाहों में से किसी की हो सकती है और सूबे में सैलाबी तबाहकारियों से जाँ बाग अफराद की तादाद 10 हो गई है। अफवाज पाकिस्तान, इंतजामिया और दीगर इदारों की जानिब से शारा बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। घांचे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गजर और गिलगित के मुतासरा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फेरी मेडोज में भी फंसे अक्सर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 151 ये लेटेस्ट फिगर्स हैं। पंजाब में 151 लोग जाँ बाग हो चुके हैं और 536 जख्मी हैं। फिर उसके बाद ये भी बताएं कि आपको जो खैबर पख्तूनख्वा की तादाद है 64 लोग अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। सिंध में 25 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। बल्तिस्तान में तकरीबन कोई 20 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है, 20 अरब से ज्यादा का नुकसान हो गया गिलगित बल्तिस्तान में। तो आपका बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया। बिल्कुल ऐसा ही। वफाकी हुकूमत सैलाबी तबाहकारियों के इज़ाले के लिए अलग माकूल ग्रांट का ऐलान करेगी। अब मुतालबा किया जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की तरफ से। चीजें बन जाएंगी, काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। जिनकी जानें चलेगी वो तो कभी वापस नहीं आएंगे, उनका बहुत बड़ा फैमिलीज का लॉस है। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब मैं सुन नहीं पा रहा हूँ पीसीआर, मुझे बताएं जी। गेस्ट को हम अच्छा जी हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैजुल्लाह फिराक साहब, ये तो बड़ा तशवीशनाक है, 20 अरब से जायद का नुकसान हो चुका है, इमरजेंसी की कैफियत है। वफाकी हुकूमत से क्या मुतालबात है इस वक्त, सूरत हाल क्या है वहां पर? सैलाबी तबाहकारियों के बाद 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 70% इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। लोगों के घर इसमें मुंदहम हुए हैं, 500 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं। 27 ब्रिजेज इसमें बह गई है। उसके अलावा 15 से 20 किलोमीटर की सड़कें इसमें तबाह हुई है। मसाजिद शहीद हुई हैं। लोगों की खड़ी फसलें, उनके खेत खलिहान, उनकी जिंदगी के जमा पूंजी उसमें बह गई है। खासकर बल्तिस्तान
के कुंदुज, बल्तिस्तान, गिलगित, जूतल, तंजौर और उसके मुल्लिका विसिनिटी के इलाके हैं। सबसे बड़ी तबाही गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में हुई, जहाँ पर थोर, तांजीर, खिंडर, हुडूर वैली और दीगर इलाकों में तबाहियाँ हुई। लेकिन सबसे अफसोसनाक वाक़ा जो पेश आया वो शाहराई बाबूसर पे आया, जहाँ पे गुज़िश्ता दिनों लाजी रेलों ने 20 से 22 सयाहों की गाड़ियाँ बहा के ले गया, जिसके अंदर लोग भी सवार थे और एक ह्यूमन ट्राई की सुल्तान वहाँ पे पैदा हुई। 14 जगहों पे रेलें आई और उसमें यानी शायरीन के मुताबिक 10 से 15 अफराद जो है वो रेलों के साथ बह गए। उसके बाद उसी शाहराए से 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान भर में 10 अफराद अब तक सैलाबी तबाहकारियों से जाबाक हो चुके हैं। उसके बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबख्श खान साहब की अहकामात की रोशनी में तमाम डिस्ट्रिक्ट में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है और सड़कों की बहाली, बिजली की बहाली, साफ पानी की बहाली, इरिगेशन चैनल की बहाली का काम भी शुरू है। शाहराई बाबूसर के ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन की जारी है, सर्च ऑपरेशन की जारी है। इस दौरान फेरी मेडो, नंगा पर्वत और इसके अलावा व्यवसाय के मुकाम पर 200 से 300 जो टूरिस्ट फंसे हुए थे उसको रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू के अमल में अफवाज पाकिस्तान के ताउन से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया था। आज ये गुज़िश्ता दिनों फैजल साहब ये जरा बताइएगा कि इस वक्त और टूरिस्ट तो नहीं आ रहे, रास्ते खुले हुए, उनको मजीद आ रहे हैं लोग या पाबंदी लग गई है या वो खुद नहीं आ रहे? आ रहे हैं इस वक्त वो टूरिस्ट को ये हिदायत की गई है कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान के हालात मामूल नहीं आते हैं आप सफर ना करें। इसीलिए वो हम तो कह रहे हैं, लेकिन क्या सफर कर रहे हैं? क्या अभी भी टूरिस्ट वहां पहुंच रहे हैं या उनको रोक दिया जाता है टोल प्लाजा या कहीं, या आ रहे हैं अभी भी? तो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको रोक दिया जाता है, जो लाजमी में आते हैं उनको रोक दिया जाता है। उसके अलावा नारायण तक आ सकते हैं टूरिस्ट, बाबूसर टॉप तक भी टूरिस्ट आ सकते हैं, जहाँ तक कोई मसला नहीं। बाबूसर टॉप से 35 किलोमीटर वस्ती तरफ वहाँ पे ये अफसोसनाक हादसा और वाक़या हुआ है। उसके बाद वहाँ पे रेस्क्यू का अमल जारी है। कल तक इशारा शाहराए बाबूसर को बहाल कर दी जाएगी, जबकि शाहराए रेशम हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुली है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट जो है इंफरादी तौर पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिहेबिलिटेशन। भाई आप बताइए, कुछ बारिशों की आपको इन्फॉर्मेशन है अभी कि कोई रेड अलर्ट्स हों, इन डेट्स में बारिशें होंगी, सैलाब की भी सूरत पैदा हो सकती है? हमें बताया गया है कि 31 महीने के आखिर पे फिर यहाँ पे बारिशें होने का इम्कान है। मौसमियात ने बताया कि 2-3-4 दिन तक मजीद बारिशें होंगी और नई बारिशों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान का जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन है वो गतिशील हो रही है। ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर रहा था, कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद 15 से 20 अरब के नुकसान के बाद ये गिलगित बल्तिस्तान की अकेली गवर्नमेंट की रिहेबिलिटेशन एक सवाल निशान है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है और ग्रांट एंड एड पे चलता है, वफाकी हुकूमत से ये तो है और मुतालबा भी है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से को गिलगित बल्तिस्तान की सैलाबी तबाहकारियों के लिए एक माकूल और मुनासिब ऐलान भी करें। और कौन से इलाके ऐसे जो ज़्यादा ट्रबल्ड एरिया है, जहां बहुत ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उनको आपने फोकस किया हुआ है? वो तो गिलगित बल्तिस्तान का 70% इलाका है, जिसमें गांचे है, किधर का इलाका है, हुंजानगर के कुछ इलाके हैं, गिलगित के 3-4 इलाके हैं, इसी तरह जिला दियावर के तकरीबन 10-12 इलाके हैं, जिला स्टोर का एक इलाका है बुलंद, जहाँ पे बहुत तबाही और एक कैजुअलिटी भी हुई है। ये तो बहुत सारे इलाके हैं, उन सब और लोग वहाँ से डिस्प्लेस भी हुए होंगे, उनको कहाँ आपने कहीं और सेटल किया है अभी, या फिर घर जो तबाह हुए हैं उनकी तामीर से मुताल्लिक हो गए? एग्जैक्टली वो कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ रखा है आपने? उनके घर खत्म हुए, उनको खेमे और टेंटों में शिफ्ट किया गया है और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के जो वसाइल थे अब तक के टेंटों और खेमों के अलावा कंबल जो वगैरह इनको दिए जा रहे हैं, जो भी गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के वसाइल थे वो इनको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। वसाइल से बियॉन्ड वसाइल भी गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में इमदादी और रिलीफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी सही जी, बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच। और बस सबसे यही है कि प्लीज़ ये सैर सपाटे का टाइम नहीं है, बिल्कुल फैमिलीज़ को अपने आप अपनी जान खतरे में ना डालिए। वैसे मौसम बड़ा रोमांटिक अच्छा प्यारा लग रहा हो, बारिश एंजॉय करते हैं, चलो जी मरी चलते हैं, ऑफिस भी बंद है, बहुत बहुत गलत डिसीजन हो गया, अपने घरों में रहें। अच्छा, और जिन लोगों के घर मतलब तबाह हो गए हैं और इन्होंने उनको खेमा बस्ती, देखिए अभी अगस्त के बाद सितंबर वहाँ तो ठंड
आ जाती है। तो ये हुकूमत को चाहिए इस पर फोकस करना पड़ेगा कि जितने भी डिस्प्लेस लोग हैं फौरी तौर पर उनके घर का इंतजाम किया जाए, क्योंकि ये भी इंसानी अलमिया जो है वो आगे हम देख सकते हैं अगर फोकस ना किया ये गया। अभी नेक्स्ट स्टेप है, ये नेक्स्ट चैलेंज होगा हम सबके लिए, खासतौर पे इन लोगों के लिए जिनके घर ही अब नहीं रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हमें ज्वाइन कीजिएगा। स्टे विद अस, कीप वाचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। फिर आपको ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। क्या देख रही थी आप ब्रेक में, मुझे बताएं आप। और मुझसे फोन पे 365 ही देख रही थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि डिजिटल भी हमारी न्यूज आ रही होती हैं और उस पे अलीज़े शाह का मैं वो मिंसा के लिए जो उसकी चैट उसने डिस्क्लोज की है, जिसमें वॉइस नोट्स भी हैं और मैसेजेस भी हैं, वो बस थोड़ा सा अभी पढ़ना ही शुरू किया था तो वापस आ गए। और ये क्या था चैट में, क्या है बता, ये कोई ऐसी चीजें हैं? उस लड़की के बारे में कह रही है कि उसने उसका नंबर लीक किया। अलीज़ा शाह इस वक्त सबको एक्सपोज कर रही हैं जिन्होंने उसको दुख दिया या उसका इमेज खराब किया, तो उसके बारे में बात हो रही। उसने कहा कि मिंसा ने मेरा नंबर जो है किसी को दिया ग्रुप में से उठा के, और उसने उनको वॉइस नोट किया किसी बंदे ने जिसका अजीब सा कोई बिजनेस है, इंटरनेशनल एंड लोकल ऑल्सो, और वो गलत बात उनसे कर रहे थे कि जी मैं ये आपको ऑफर करना चाहता हूँ, तो उसने ब्लॉक भी कर दिया कांटेक्ट को। तो ये भी ताज़ा मैं ये पढ़ी थी, मैंने कहा अरे तो ये मामला मतलब किसी और तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उसने कहा कि अब एक्सपोज करना ज्यादा ही है तमाम लोगों को जिन्होंने। अच्छा जी, खैर उसकी तो हमने बात करनी है, वो सेगमेंट है। लेकिन अभी हम बात करेंगे एशिया कप की। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना, आपको पता है कब हो रहा है? 14 सितंबर को मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप। क्या बात, और ये कहाँ हो रहा है? ये यूएई में हो रहा है भाई। और यूएई की बात करें तो मेरे ख्याल सिर्फ डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स ही जा सकते हैं, क्योंकि हमारे बाकियों के तो वीजे बंद हैं। वीजे बंद है, अच्छा। हमें तो कोई फायदा नहीं। एशिया कप का बता दे भाई, खुशाइन है क्रिकेट फैंस के लिए, बड़ी अच्छी खबर है। 2 ग्रुप्स है जिसमें पाकिस्तान, भारत, ओमान, यूएई। दूसरे ग्रुप में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग और पाकिस्तान और भारत का टकराव होने वाला है। 9 सितंबर को होगा पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग का, और 14 सितंबर को होगा पाकिस्तान और इंडिया का मैच। पाक भारत जंग के बाद पहली दफा पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीम्स टकराएंगी, तो हर किसी की नजरें इसके ऊपर हैं। तो एशिया कप में ज्यादा जो जितनी टीआरपी मिलने वाली है ना, ये सेल इस मैच की होनी है। अगर ये हो गया और मेरे ख्याल इससे फायदा बहुत होगा। और बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी ने ज्वाइन किया। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन में खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? एकदम से आवाज चली गई थी, अब एकदम से आ भी गई। ऐसा ही है हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है, आवाज अचानक आ रही है, अचानक जा रही है। जी शाहिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? पुरमुसरत मौका है या सैड है मौका? क्या आप फोर्सी कर रहे हैं आगे इस मैच को देखते हैं? मौका तो पुरमुसरत है, लेकिन जैसे ही इसका ऐलान मोहसिन नकवी साहब ने किया, इंडियन मीडिया में तो आग लग गई। इंडिया के मीडिया के वो लोग और इंडिया के वो सियासी रहनुमा जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, उन्होंने खुलकर बातें करना शुरू कर दी। लेकिन ये 2-4 दिन चलेगा, फिर खामोश हो जाएगा, इसलिए कि ये स्टेट ओन्ड उनका मीडिया है और जो बातें करता है उनको स्टेट बताती है। स्टेट अब ये बताएगी कि चूंकि भारत को वर्ल्ड स्पोर्ट्स में टाइगर बनना है, 2036 का ओलंपिक्स अपने यहाँ कराना है, इसलिए अब ये छोटे मोटे एशिया कप के और ये सब चीज़ें खेलते रहना चाहिए। इसलिए कि हमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ये बताना है कि हम हर मुल्क के साथ खेलते हैं, हम हर मुल्क को वीज़े देते हैं आने पर। अगर हमने ये नहीं किया तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हमें 2036 का ओलंपिक्स नहीं देगी, जिसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भारत जमा करा चुका है। इसीलिए वरना शायद हम तो ये समझ रहे थे कि अभी एक जंग होनी है और भारत पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ना हो, लेकिन बड़े स्मूथली हो गया ये काम। एशिया कप हो रहा है, भारत खेल भी रहा है, उनका फायदा ही होगा इसमें। अभी तक तो स्मूथली हुआ है, लेकिन ये 2-4 दिन आप देखेंगे कि उनका मीडिया शोर मचाएगा। ऑलरेडी मचा रहा है, शोर मचाना, ऑलरेडी लोग मचा रहे हैं शोर मीडिया के भी। क्यों? लेकिन अब उनको उनका एक जो मीडिया का हिस्सा है उसको ये फीड कर दिया गया है कि देखो एशिया कप तो छोटा मोटा टूर्नामेंट है, पाकिस्तान हमसे क्या खेलेगा, खेलते रहे, चलो ठीक है, लेकिन हमने तो वर्ल्ड टाइगर बनना है, तो अगर हमने ओलंपिक्स कराना है तो ये एशिया कप हमें खेलना पड़ेगा, ये जहर का घूंट पीना पड़ेगा। तो इसलिए इस पे ज़्यादा मुखालफत ना करो। तो थोड़े दिन में ये मना लेंगे और बता देंगे कि चूंकि हमें ब्रॉडर पिक्चर को देखना है, हमें इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को कन्विंस करना है
कि हमें 2036 का ओलंपिक्स दे दे, तो हमें ये इवेंट खेलने होंगे और हमें ये जहर का घूंट पीना जी पड़ेगा। शायद साहब ऐसे यूनिक है ना बड़ी सिचुएशन, ऐसा मैंने तो नहीं कहीं और किसी जगह होते देखा, या शायद आपको पता हो कि दो ऐसे ममालिक जिनकी अभी हाल ही में जंग हुई हो, खौफनाक मिसाइल्स वाली जंग हुई हो, और वो एक मैदान में सामने खेले आके और मैदान भी ऐसा जिसकी एक हिस्ट्री रही है राइवलरी की। दिस इज अ वेरी यूनिक सिचुएशन। क्या क्लैश है ये, बहुत ये भी जंग से बहुत कम ही नहीं ज्यादा होगा। unique। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा और मुझे यूनिक लगता है सिचुएशन है। ऑडियंस जो थोड़ा है ना बहुत वो ऑडियंस बहुत ज्यादा मुझे लगता है Involve होगी, बिल्कुल। कि इमोशनल, शायद ज्यादा ही इमोशनल एग्रेसिव कुछ हो सकती है, लेकिन वहाँ क्योंकि जगह ये सख्त world- है जो वेन्यू world है, stage लेकिन पे- लोग बहुत चार्ज्ड होंगे दोनों, उनको अब एक अलग एक आग लगी हुई होगी। हाँ, वर्ल्ड स्टेज पे अमेरिका और ईरान का फुटबॉल मैच वर्ल्ड कप में एक अच्छा। था, उसके ऊपर बड़े जज्बात थे। फिर अर्जेंटीना और यूके के दरमियान, ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान जो फॉकलैंड की वॉर हुई थी, उसमें अर्जेंटीना और इंग्लैंड का फुटबॉल मैच वर्ल्ड कप का, वो भी वर्ल्ड कप का मैच था। ओह। थोड़ा उसमें हाइप उठी थी, लेकिन क्रिकेट की ये हाइप, एक तरफ 1.25 अरब लोग, एक तरफ 24-25 करोड़ लोग, और जो दूसरा पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया की कम्युनिटी है, उसके लिए तो एक बड़ी यूनिक चीज होगी। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ऐसा ही। और देखिए इसमें तो शायद वो ये इसी तरह है ना, सेमीफाइनल्स होंगे और उसके बाद फाइनल होगा। नहीं, सेमीफाइनल इसमें नहीं, इसमें सेमीफाइनल नहीं होता। इसमें कैसे दो ग्रुप बनाए, चार टीमों के दो ग्रुप बनाए। दोनों ग्रुप की जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो सुपर 4 में आएंगी। सही है। सुपर 4 में फिर सब टीम एक दूसरे से खेलेंगी, यानी हर टीम 3-3 मैच खेलेगी, और फिर वहां से जो टॉप टीमें होंगी वो फाइनल। तो इसका मतलब पाकिस्तान और इंडिया के एक से ज्यादा मैचेस, यानी 2-3 मैचेस भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा मैच। इसी वजह से जो ब्रॉडकास्टर है, जो ब्रॉडकास्टर भी भारत का है, उसने 4 एशिया कप के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, और उसने 70% इंक्रीज के साथ साइन किया, यानी 4 एशिया कप के लिए वो $170 मिलियन दे रहा है। और इसी बुनियाद पे दे रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के कम से कम 2 मैच तो हों, एक मैच ग्रुप का, फिर सुपर 4 का, फिर उसके बाद फाइनल। तो 3 मैच भी हो सकते हैं, बाउंड्री हो और जाएगी 3 तो देखे उसके लिए, फाइनल भी हो सकता लेकिन है। 2 शायद भाई इसके भी चांसेस है, फाइनल- 50% तो फाइनल का भी चांस है ना। हाँ, क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है, और पाकिस्तान की टीम तो है ही अनप्रेडिक्टेबल। हारने पे आएगी तो सुपर 4 से ही बाहर हो जाएगी, अल्लाह ना करे, और जीतने पे आएगी तो दोनों टाइम तरफ जीत रिकॉर्ड जाएगी। बनाए बगैर नहीं हम रह सकते, लेकिन शायद साहब जो बात बांग्लादेश है- का याद आ गया मुझे जी, अभी। मुझे हार पता है, घबराहट बहुत हो बिल्कुल। रही है, बिकॉज देखें जब जंग इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो उसमें हमने उनको मीडिया के फ्रंट पे हराया, उनको हमारी फोर्सेस ने उनको हराया। ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जो है ना ये मैच जीते। दे मस्ट ये तो अजीब सी वैसे स्पोर्ट्स में They सूरत must हाल नहीं win. हो जाएगी शायद भाई, कि बस अब ये मैच नहीं, ये जीतना है कुछ जरूरी भी है करके। इसमें कोई, मैं कहती हूँ हाँ, कोई वाकई। कुछ एक्सक्यूज इस दफा नहीं हो सकता। अब टाइम भी है इनके पास, ऐसा क्या इनको स्ट्रैटेजी इनको अपनानी चाहिए कि दे शुड विन, और या एटलीस्ट इतना अच्छा खेलें कि कोई कहे, ये ना कहे कि यार कोशिश नहीं सही हुई थी, कमी रह गई, बट दे मस्ट विन। पाकिस्तान को फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। अभी जो हम बांग्लादेश में आ रहे हैं, हमारे 7-8 प्लेयर्स T20 टीम का हिस्सा नहीं थे, कुछ प्लेयर इंजर्ड थे, कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया। तो अच्छी मजबूत टीम सिलेक्ट करके जाएं। दुबई का तो ग्राउंड तारीखी ग्राउंड है, पाकिस्तान ने वो एक जो वाहिद T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराया, वो उसी ग्राउंड पर हराया। तो शायद भाई मजबूत टीम क्या हो सकती है, साथ- आप मुझे बताएं। पुराने प्लेयर्स कुछ 1-2 लाए, आपने क्या सोची हुई है टीम, अगर 11 लड़के हों, या भी इट्स टू अर्ली टू आस्क फ्रॉम यू? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान की टीम अच्छी है, हारिस रऊफ भी उस टीम का हिस्सा है, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं। हमें अपनी बॉलिंग मजबूत करनी पड़ेगी। हम इस बॉलिंग के साथ जो बांग्लादेश गई थी उससे हम इंडिया को नहीं हरा सकते। शाहीन शाह अफरीदी भी हों उसमें, नसीम शाह भी हों, हारिस रऊफ भी हों, तो ये एक अच्छी टीम है। अब्बास आफरीदी को गलत ड्रॉप किया है, सलमान मिर्जा ने बड़ी अच्छी बांग्लादेश में बॉलिंग की थी, उनको भी बैकअप में रखना चाहिए। तो हमारी बॉलिंग अगर मजबूत होगी, इसलिए कि हम फास्ट बॉलर के जरिए ही हरा सकते हैं भारत। और बैटिंग ठीक है? बैटिंग हमारी अच्छी खासी है। साइम अगर अमेरिका में रन्स करते हैं, साइम है, फ़खर है, हसन नवाज है, ये हमारी अच्छी टीम है। अगर बाबर और रिजवान में से भी किसी एक को ले लिया जाए या दोनों को ही ले लिया जाए, साथ में रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप खिलाएंगे, लेकिन उनको ये बता दें कि आप जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं वो हमें नहीं चाहिए। हमें 140-150 प्लस स्ट्राइक रेट चाहिए, और वो भी इंडिया के खिलाफ। क्या बात है शायद भाई। अब मैं अपना एक सजेशन देना चाहती हूँ पीसीबी को, प्लीज तवज्जो मेरे बल, क्योंकि मेरा इतना कोई ताल्लुक है नहीं स्पोर्ट्स से। आप प्लीज मेरी बात गौर से सुने यहाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस दफा ये जो मैचेस हो रहे हैं, इसमें पीसीबी पता है क्या करे? कुछ भी नहीं। इस दफा आपके सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर्स और आपके सीनियर प्लेयर्स वो स्ट्रैटेजी को बनाए, उनकी सुने
क्योंकि वो एक बड़े न्यूट्रल नजर से देखेंगे और जो वो सजेशंस देंगे मेरे ख्याल में वो बेहतरीन होगी। पीसीबी सिर्फ उनकी सजेशंस लेके उसको एग्जीक्यूट करे, ये मेरी सजेशन। ये तो शाहिद भाई के लिए बेहतरीन सजेशन है। आप बताएं, इससे एग्री किए बगैर नहीं रहेंगे। बताएं सही है। अच्छी सजेशन है, सबकी सजेशन ले लें, लेकिन करेंगे वही जो टीम को जितवा सके। सही बात तो है। शुरू में कहा यही ना कि आपने कुछ नहीं करना, पीसीबी इस दफा कुछ नहीं करे, सिर्फ इनकी जो सब मिलके डिसीजन लें और जो स्ट्रेटजी बनाएं उस पे इस दफा जाएं। शायद भाई ये तो देखें, अगर वैसे टीम देखें, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, तो अफगानिस्तान भी उसी मतलब एक टाइट अफगानिस्तान से भी हमारा टकरा होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी, बहुत ज्यादा है ना ऐसे ही। और मेरा ख्याल है इस दफा पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी बहाना नहीं चलेगा। कोई अनफिट होता है, किसी का कोई मसला होना है तो इसको तो मेरा ख्याल लंबी छुट्टी में भेजना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ये एंड है। तो ये आप बस अब यहाँ दिस इज मोर देन अ मैच। बिल्कुल ऐसी आम लोगों के लिए तो ये जंग से कम नहीं है। तो अगर इसमें कोई बेटा मस्ती की ना, कोई कसर रह गई है, मैं क्रिकेटर्स को बोल रही हूँ, मैं पता नहीं हूँ इस दफा बड़ी बेइज्जती होगी। यानी शायद आपको लग रहा है कि 9 सितंबर से ये इवेंट शुरू हो जाएगा, चाहे कितने या फिर कोई कुछ और हो सकता है, इसमें डिले हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, ऐसा नहीं है ना? बहुत ही बड़ी कोई चीज होगी तो डिले होगा। जिस तरह मैंने बताया ना कि भारत का अपना भी इंटरेस्ट है, और उन्होंने अभी से फीड करना शुरू कर दिया। उनका मीडिया का एक जो फैक्शन है वो ये शुरू हो गया कि नहीं खेलना चाहिए, एशिया कप होना चाहिए, इसलिए कि हम तो वर्ल्ड टाइगर बनने जा रहे हैं स्पोर्ट्स के। हाँ। और आप ये देखें, टेस्ट में जो खेल रहा है अभी इंडिया, यानी इंग्लैंड बेहतरीन बहुत जबरदस्त खेल रहा है, लेकिन इंडिया भी कुछ कम नहीं है। कल ड्रॉ जैसे उन्होंने किया है, वॉशिंगटन सुंदर और जिस तरह उनके कप्तान ने खेला है, और यही वही लड़के हैं जो T20 में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी टीम ही डिफरेंट होती है। तो मजबूत टीम उनकी टीम थोड़ी डिफरेंट है। उसमें शुभमन गिल भी नहीं है, उसमें अब जडेजा भी रिटायर हो गया T20 क्रिकेट से। वॉशिंगटन सुंदर को भी वो कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। उनकी T20 टीम, उन्होंने भारत का जो क्रिकेट का सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने अपनी तीनों टीमें बड़ी जबरदस्त बनाई। सूर्य कुमार उनके मेरे ख्याल है कैप्टन है ऐसे। जी हाँ, T20 क्या बात है। मुझे थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है रॉकी 4 की तरह। लेकिन मैं चाहूंगी प्लेयर्स को आप रॉकी 4 दिखाएं, क्योंकि उसमें भी रशिया और अमेरिकन जो उसमें दिखाए में हरीफ और उनकी नफरत चीजें, और साथ में जो बॉक्सिंग का मैच होता है, जिस तरह सिल्वेस्टर स्टैलोन ट्रेन करता है, मैं चाहूंगी क्रिकेटर्स हमारे वैसे जो है ना, या इसके लिए शायद भाई क्वालीफाई करते हैं। और रॉकी 4 दिखाएं इनको, आई ऑफ द टाइगर दिखाएं, इनका जो खून है उसको जरा कुछ गरमाएं, कुछ कहें कि इनको जोश से खेलो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बॉलिंग अटैक की हम बात करें, बॉलिंग तो यही होगी, यही बुमराह होंगे और यही सिराज होंगे। बॉलिंग तो चेंज नहीं है उनकी। देखिए, एशिया कप में उनको देखना पड़ेगा, इसलिए कि आगे भी उनकी बड़ी क्रिकेट है। बुमराह जिस तरह चौथे टेस्ट में उन्होंने बॉलिंग की, उनकी स्पीड भी कम थी। वो जब बॉलिंग कराने के बाद एक तो 669 रन बना दिए इंग्लैंड ने, पूरी पिटाई की पूरी तरह से। तो जब वो गए तो वो काफी अनफिट नजर आए। अब वो 5वां टेस्ट खेलते हैं या नहीं खेलते, उसके बाद फिर फौरन ही एशिया कप है। तो एशिया कप में मुझे नहीं लगता कि वो बुमराह के ऊपर रिस्क लेंगे, वो दूसरे बॉलर्स को खिलाएंगे, और उनके पास हैं अच्छे खासे बॉलर्स T20 के। उनकी IPL ने उनको बड़े प्लेयर्स दिए। और ये T20 क्यों कर दिया? मुझे तो इस बात से वैसे ये वनडे का टूर्नामेंट था इतना अच्छा, लास्ट टाइम इन्होंने यही पूछा था। हाँ, क्यों कर दिया T20? वनडे होना चाहिए था ना। इसलिए T20 कर दिया कि अगले साल T20 का वर्ल्ड कप तो होते ही शायद भाई, इवेंट्स तो होते रहते हैं, T20 के इवेंट भी होते रहते हैं, टेस्ट भी होता रहता है, वनडे भी होता है। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल वैसे एक बड़ी यतीम सी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कहीं दफ्तर भी नहीं है। अगर आपको किसी से राब्ता करना है प्रेस रिलीज के लिए, तो आप सिर्फ नकवी साहब ही उसके प्रेसिडेंट हैं, वही चला रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके शेड्यूल अनाउंस किया। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल बड़ी यतीम सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ऑफिस भी होना चाहिए। तो जब भी एशियन क्रिकेट काउंसिल को ICC की तरफ से आता है, एक एडवाइस आती है कि आप अगले साल T20 का वर्ल्ड कप है तो आप T20 का फॉर्मेट कर दें। अगर अगले साल ODI वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो ये ODI के फॉर्मेट। अच्छा है, इस तरह चलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। हमारे देखिए शो की खास बात ये है ना कि ज़ुहैब एक्शंस पे बात करते हैं और मैं इमोशंस पे बात करती हूँ। क्या बात है, जिंदगी का एक हसीन इम्तिजाज है, कामयाबी का राज है, एक्शंस और इमोशंस दोनों पे जो है ना काम करें। भाई मैं बता रही हूँ, मैं तो ये जब क्रिकेट का सेगमेंट आना, अगर ये बुरा खेले ना, मैंने साइड पे वहां जाके नहीं, आपको बिठा के हम तजिया कराएंगे। स्क्रीन पे नहीं मैं बैठूंगी, मैं कुछ बुरा भला कह दूंगी। मैं बहुत जज्बाती हूँ इस चीज को लेके। या तो खेलो नहीं, खेलना है तो बच्चों से ही खेलना है। नहीं क्या खेलना भाई, क्रिकेट है, अगर आज खराब खेलेंगे हम इन पे तनकीद करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे। होता कि इट इज जस्ट अ गेम, इट इज नॉट जस्ट अ गेम। आपका काम ही सिर्फ ये है, जब आपको आपका करियर ये है, आपने खुद चीज ये अपनी चूज की है, तो आप खेलो ना यार बेटा। क्यों नहीं खेलते फिर जब खेलने का टाइम आता है?
बड़ा जरूरी है। जो भी लोग सिलेक्ट हो, आफ्टर ऑल देयर क्रिकेटर्स, बिल्कुल ठीक है, और सबको खेलना चाहिए, अच्छा खेलना चाहिए। अच्छा, एक जरा एक खबर दे दें आपको। ओह, ये भी भारतीय फोन पंजाब के वजीर आला This is a good भगवंत one. मान अदाकार दिलजीत दोसांझ की फिल्म जो है उससे मुताल्लिक वो जो सरदार जी 3 है उसकी हिमायत में सामने आ गए हैं वो, ठीक है, और वो आना ही था जिस तरह के बयानात आ रहे थे। वजीर आला भगवंत मान ने सिखों के साथ भारतीय हुकूमत के रवैये को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया है। असेंबली में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने दिलजीत के साथ यकजहती का उन्होंने इजहार किया, जिनकी फिल्म पर इसलिए भारत में पाबंदी लगाई गई कि उन्होंने पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ ये फिल्म बनाई है। तो भगवंत मान ने कहा कि दिलजीत की फिल्म की शूटिंग पहलगाम वाक़े से पहले हो चुकी थी। पंजाबियों का कल्चर, जबान और रिवायत, चाहे वो सरहद के इस तरफ हो या उस तरफ हो, एक जैसा ही है, और वो भी पंजाबी बोलते हैं, हम भी पंजाबी बोलते हैं, लेकिन नहीं, दिलजीत की फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। उसको गद्दार कहा गया, यानी वो तनकीद कर रहे हैं इस बात पे कि कोई कहीं भी किसी भी सूरत जस्टिफाई नहीं करती ये चीज कि आप दिलजीत की फिल्म को मना कर दें रिलीज करने से, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर्स को लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क पंजाब जो है, अच्छा फिर क्योंकि तहरीक भी चल रही है ना उनकी, हाँ, उनकी तहरीक, और ये आप उसकी किसी की नेशनैलिटी को चैलेंज कर दो कि जी वो हम आपको बैन कर देंगे, आपसे पासपोर्ट ले लेंगे, आप वहाँ के शहरी नहीं रहे, ये किसी को भी हक नहीं है ऐसे आप किसी के लिए कर दें। और किसी को गद्दार कहते हैं आप सिर्फ इसलिए कि उसे मूवी बना रही है, और किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को। और बड़ा आसान है इनके लिए सिखों को टारगेट बनाना, मुसलमानों को टारगेट बनाना। यही अगर हिंदू होता तो फिर एक तो खैर इन्होंने फिल्म ही नहीं रिलीज होने देनी थी, और ये एक्शन लेने की हिम्मत भी ना करते। तो एक्सट्रीमिज्म जो है ना इनका अगेंस्ट सिख्स, अगेंस्ट मुस्लिम्स इज नाउ known by everyone can see अच्छा, this। उन्होंने मजीद भी कहा, उन्होंने मजीद भी तनकीद, उन्होंने कहा कि देखिए लड़ाइयां पंजाब ने लड़ी हैं जी, उन्होंने कहा लड़ाइयां पंजाब ने लड़ी हैं, मुल्क पंजाब ने लेकर दिया है, अब हमें ही गद्दार कहा जा रहा है, यानी हम जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, हाँ, हमें ही आप कह रहे हैं कि आप मुल्क के लिए वफादार नहीं है, गद्दार है। पंजाब का कसूर क्या, उन्होंने ये सवाल किया। उन्होंने कहा ऐसी बातें ना की जाएं, हमसे बड़ा जो भक्त कोई नहीं है। और भगवंत मान ने यह भी कहा कि पंजाब के वासियों को भेड़ बकरियां समझकर उनको हाँका ना जाए। कभी कहा जाता है कि अब पाकिस्तान से लड़ो, फिर कहा जाता है कि अब पाकिस्तान के साथ ठीक हो जाओ। वो पूरे भारत को बताना चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा के बगैर आप रोटी नहीं खा सकते। तो बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने। फिर बंदी कर दे रोटी इनकी सिख भाई से, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि ये बड़ी नाइंसाफी की बात है कि आपके ऊपर कोई ऐसे बच्चा। अच्छा, मैंने जब ये सरदार जी 3 रिलीज हो रही थी, मैंने तब भी कहा था कि मुझे लगता है कि ये सिख कम्युनिटी की मर्जी से हो रहा है और सपोर्ट से हो रहा है। उन्होंने कहा होगा बिल्कुल जाके करो, ताकि ये एक हमारा स्टांस बने। ये जो मूवी की रिलीज है ना, ये सिर्फ ये इसको एक नॉर्मल फिल्म की रिलीज ना करें, एक्सेप्ट इसको करें, ये एक तहरीक ही है, उससे कम नहीं है। जो सिखों की तहरीक चल रही है, ये उसका हिस्सा है। बल्कि आपने तहरीक बना दिया है, वो तहरीक का हिस्सा ना भी होता ना, कर दिया है, पाबंदी लगा के आपने उस तहरीक का हिस्सा बना दिया। देखिए बोल ही पड़े ना वो, आखिर बोल पड़े ना। उन्होंने कह दिया कि कुर्बानियां भी हमने दी हैं, सब कुछ हमने दिया, हमें मुल्क का गद्दार कह रहे। मतलब अभी तक लोगों को वहां सबूत ही देने पड़े अपने लॉयल्टी की, चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, और उन्होंने इससे साबित किया है कि बस मुल्क की 70% वो ये कह रहे हैं। अच्छा देखें, सुनते हैं ना इंसान, जब गलत इस तरह के इकदाम होते हैं तो फिर सुननी भी पड़ती है। वो कह रहे हैं मुल्क की 70% ग़िज़ा पंजाब से आती है। तो बस ठीक है, बंद कर दें, मेरे ख्याल जरा मैसेज लाउड एंड क्लियर चला जाएगा। लेकिन सिख भाई बहुत ही लॉयल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, और साथ में उनके एका है बहुत, ये मुझे बात बड़ी पसंद आई। और ये मूवी उसका एक जीता जागता एका भी जो है ना, ये इसलिए होता है कि यू आर बीइंग पुश्ड टू द वॉल सो मच कि आपको फिर बाउंस बैक करना पड़ता है, और मिलके वो एका करना ही पड़ता है। तो ये जो महरूमियां खत्म करने की हम बात करते हैं ना, बहुत जरूरी होता है किसी भी मुल्क में हो, कहीं भी हो। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सी जज्बाती बातें और ऑन 365 न्यूज़ राइज एंड शाइन देखते रहें। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गज़ा की बात हमने करनी है, और इसराइल ने मैसूरी ने गज़ा पर गज़ा का हर रास्ता बंद कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने इटली से गज़ा की पट्टी के लिए रवाना होने वाली इमदादी कश्ती पर भी हमला करते हुए कब्ज़ा कर लिया है। और इंसानी अलमिया की तो हम बात ही करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ही बयान आपने पढ़ा भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया है कि अब मेरे बस की बात नहीं है, गज़ा में क्या करना है ये इसराइल डिसाइड करेगा, इसराइल को करना है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बस मैंने जो कोशिशें करनी थी पीस के लिए गज़ा में वो कर ली हैं, अब इस गज़ा का फेट जो है
वो इसराइल को डिसाइड करना है। मतलब दूसरी तरफ यूएस की या ट्रम्प की कोई बात नहीं सुने तो वो इतना हल्का तो उसको जाने नहीं देते कभी भी कि अगर उनकी बात लेकिन- ना मानी जाए, हाँ। लेकिन यहाँ वो इतनी आसानी से कह रहे हो कि लेकिन उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा है कि गजा की इमदाद हम जारी रखेंगे। यूएस गजा की इमदाद कर भी रहा है, लेकिन गजा का फेट डिसाइड करना है इसराइल को कि वो जो करेगा उन्होंने करना है। अच्छा, हूसियों ने दूसरी तरफ ये ऐलान कर दिया, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि जो भी इसराइल के लिए इमदाद के लिए या जो भी शिप्स आएंगे इसराइल की तरफ, ठीक है, उनके साथ कारोबार जिनका भी होगा तो उन शिप्स पर वो हमला करेंगे। अब हूसी बागियों ने, क्योंकि यमन पे भी सूरत हाल जो है यूके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारी दुनिया चीख रही है, लेकिन सुन नहीं रहा कोई। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर एक भी- और पेशरफ्त है। और ये अच्छा, ये खबर आ जाती है उसकी तरफ से कि जी किसी वक्त भी, किसी लम्हे भी बस जंग बंद हो जाएगी। जंग तो तब होना जब दोनों तरफ से बिल्कुल। हमले हो रहे हैं, हमला तो सिर्फ एक कर रहा है। बिल्कुल। और एक और पेशरफ्त यह है कि ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान राबता हुआ है, वज़राए ख़ारजा का राबता हुआ है, और ओआईसी की मीटिंग बुलाने का भी उन्होंने कहा है ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से कि गजा की सूरत हाल पर ओआईसी की मीटिंग बुलाई जाए। तो ये तमाम पेशरफ्त हमने आपको बता दिया। गजा की जो सूरत हाल है वो हमें मजीद भी बेहतर तौर पर बताएंगे क्या इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रही हैं। जलाल महमूद अल-फराज साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इससे पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं। जलाल साहब, वेलकम करते हैं आपको शो पर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह की मेहरबानी, शुक्रिया। मुझे बताएं कि ये जो ट्रंप के बयान से ही शुरू करते हैं, बहुत एक्टिव थे वो, तो कह रहे थे कि मैंने पीस लेकर आना है अब इस खत्ते में भी, मिडिल ईस्ट में भी, हर जगह मुझे प्राइस भी। आप तो कह रहे हैं कि नहीं, गजा के बारे में इसराइल फैसला कर रहा है और वो करता रहेगा जो भी उन्होंने करना है उनके फ्यूचर के बारे में। तो कैसे देखते हैं इस बयान को? इसका मतलब है कि फुल थ्रॉटल पे वक्त लिया गया इतना ज्यादा, 2 हफ्ते में सीज फायर कहाँ हुआ? देखिए, बिस्मिल्लाह, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रंप के बयानात अगर आप उसको देखेंगे शुरू से लेकर अब तक के, जब से ये इक़्तिदार में आया, तो कहेंगे कई भी इनके बयानात में फ़लस्तीनियों के, गजा के अवाम के फेवर में कोई बात तो है ही नहीं। शुरू में शायद याद होगा आपको, जब इन्होंने कहा कि मैं गजा पर जोर जबरदस्ती कंट्रोल करूंगा, मैं फोर्सेस भेजूंगा, मैं गजा के अवाम को जो है मैं मुल्क बदर कर दूंगा। मुख्तलिफ बयानात आई है इसकी तरफ से। और इसके अलावा भी इनका जो नुमाइंदा है स्टीव वोटकोफ, 24 जुलाई को जब मुज़ाकरात नाकाम हुई हैं, स्टीव वोटकोफ ने भी यही जुमला कहा है कि जी अब हम यरगुमालियों को, जो इसराइली यरगुमाली हैं गजा के अंदर, इनको हम अपनी तरीके से बाजियाब करेंगे। हमास नहीं चाहता, सीज फायर है। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आपने फरमाया है, और वो जब जहाज में बैठ रहा था उस वक्त भी इन्होंने यही बयान दिया है कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब जो भी जिसको जो करना है वो इसराइल को करना है। ये तो सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए, यानी लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने सिर्फ यही कहा, लेकिन असल हकीकत जो भी इसराइल कर रहा है गजा के अंदर है, वो ट्रंप की मंजूरी से कर रहा है। जनाब मोहतरम, शायद आपको याद होगा कुछ ऐसे किस्म के एहतियार है जो जो बाइडन जो सदर था पहले, जी उसने उस एहतियार पे पाबंदी लगाई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पाबंदी को खत्म करके वो एहतियार इसराइल को दोबारा फराम करना शुरू कर दिया। तो लिहाजा मैं, अगर कोई ये समझे कि डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल नाजायज, मैं इसराइल का नाम लेना पसंद नहीं करता, वैसे ये नाजायज रियासत का जो दहशतगर्द वज़ीर आज़म है, या अगर दोनों, अगर कोई ये समझता अलग अलग है तो वो इनकी गलत फहमी होगी। जो भी हो रहा है गजा के अंदर है वो ट्रंप की मर्जी से हो रहा है। ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल है नेतन्याहू को। और सबसे बड़े सबूत आपको दे दूं, कल जो इमदाद की बात हुई है, कल गजा के अंदर 28 ट्रक रफाह बॉर्डर से गए, वहां पर अंदर गए। तो ये 28 ट्रक के बदले में कितने लोग शहीद हुए आपको पता है? 88 कितने 88 लोग शहीद हुए और 374 यकीन, यानी वही हुआ कि इमदाद के लिए पहुंचे तो वहां पर फायरिंग हो गई, इसी तरह शहीद हुए। सर मैं एक अर्ज करूं ना, बदकिस्मती से हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं, वो इनके जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है इंटरनेशनल मीडिया है। लेकिन आज मैं आपको और आपके नाज़रीन को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, आप जरा गौर से देख लीजिए। 1 देख रहे आप, 2
3 4 और ये मोबाइल जिससे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं 6। सही। गजा के अंदर मेरी अपने 16 से 18 सहाफी है, कोने कोने से मुझे रिपोर्ट मिलती है 88 लोग शहीद हुए और 374 लोग जख्मी, जिनमें से तकरीबन 100 के करीब तशवीश हालत में हैं। अल्लाह। आपने ओआईसी का जिक्र किया। ओआईसी, देखिए, अगर आप मेरे न्यूज चैनल में प्रोग्रामों को आप देखेंगे 7 अक्टूबर से लेकर अब तक, या उससे पहले जो जंग है 2021 में जो हुआ था, जो मैंने पेशगोई की थी और जो मेरा राय ओआईसी के बारे में, वो बदकिस्मती से दुरुस्त साबित हुआ। ओआईसी नाकाम है। ओआईसी इजलास बुला लेगी। बिल्कुल। अभी से आपको बता दूं, अभी से आपको बता दूं क्या होने वाला है ओआईसी में। ओआईसी में यही होना है, ठीक है, इसी तरह का बयान निकलेगा, मजम्मतें और मुतालबा, इससे आगे कुछ नहीं हो। लिहाजा ओआईसी, हम बतौर फलस्तीनी, आज मैं अपने जज्बात पर काबू करने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम जो फलस्तीनी गजा के अवाम है, हमें ना ओआईसी पर कोई भरोसा है, ना हमें ओआईसी से कोई उम्मीद है कि ओआईसी का इजलास तलब होगा तो समथिंग विल हैपन। गजा के अवाम का जो खून है वो रुक जाएगा, गजा के अवाम को खुराक, खाना पीना मिल जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि ओआईसी में, आई एम सॉरी टू से, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कोई इकदाम करे। मुमकिन नहीं है। ये आप जहन में रख के आज की तारीख लिख लें, ठीक है जी। आज क्या डेट है? मेरे ख्याल 28 जुलाई है ना, आज की तारीख है। अगर यही नहीं हो, अगर ये नहीं हुआ, बयान, सिर्फ बयान और मजम्मत या हर कोई, और बेहतरीन रिफ्रेशमेंट हो गया हमारे ओआईसी के मेंबरान के सामने, तरह तरह की किस्म के रिफ्रेशमेंट होगी, इससे आगे कुछ नहीं सर, होगा। मैं इस थोड़ा सा अगर कहीं, जैसे अफगानिस्तान, बहुत हमने अफगानिस्तान की तरफ से वो बयानात आते हुए नहीं देखे, लेकिन अब अफगानिस्तान का इनिशिएट करना, और आपको याद है कि अफगानिस्तान किस तरीके से लड़ा है यूएस के साथ, चाहे कुछ भी है, हुकूमत कैसी भी है उसकी, लेकिन 12 रेजिस्टेंस का तो इस्तेआरा वो हैं। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अफगानिस्तान और ईरान मिलकर अब ये मामला देख रहे हैं, तो थोड़ी सी एक ये फोर्स भी मजबूत होगी? नहीं, ये भी कोई उम्मीद नहीं। देखिए, अव्वल तो हमें दो ममालिक का पोजीशन इस वक्त देखना होगा। अफगानिस्तान का भी पोजीशन को भी देखना, ईरान को भी पोजीशन है। ईरान अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो दोबारा महाज खोल दे इसराइल और अमेरिका के साथ। आप भी समझते इस चीज को। और अफगानिस्तान दूर है, और अफगानिस्तान का इतना कोई वो मेरे ख्याल में इतना असर रसूख नहीं होगा अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर है। और आखिरी बात ये कहूंगा कि अफगानिस्तान को अभी याद आ गया क्या, 21 महीने के बाद, जब गजा में कुछ बचा ही नहीं है। अफगानिस्तानी भाई है, जो हमारे मुसलमान भाई है, जो पूरे दुनिया में, शायद ये बात मेरे लिए खतरा के बायस बन जाए, लेकिन मैं अफगानी भाइयों की तरफ से तो, हमें वैसे देखा जाए तो हमसे दूर है वो बेचारे, इनसे हमारे गिला भी इतना नहीं होनी चाहिए जितना हमारे अरबों से गिला है, जो हमारा बॉर्डर पे है। हमें तो सबसे पहले गिला हमारे अरबों से, जो हमारे पड़ोसी है, जो हमसे नजदीक है। बाकी ये कि अच्छा, ये जो जलाल साहब, ये फ्रांस ने जो पैलेस्टाइन को जी माना एज ए स्टेट, उससे कोई चीज, कोई बेहतरी ना यूरोप में कहीं आप समझ रहे हैं रायामा बन रही है? देखिए, ये आजकल हर न्यूज चैनल पे ये सवाल मुझसे किया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, फ्रांस का जो, अव्वल तो फ्रांस ने अप्रैल में भी कहा था, अप्रैल में कि मैं जून में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करूंगा। फिर जून गुजर गया, जुलाई आ गया, अब इन्होंने कहा कि जी हम फलस्तीन को सितंबर में रिकॉग्नाइज करेंगे। चले, इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रांस G7 एक मुस्तकिल रुकन है अक़वाम मुत्तहिदा में, और बड़ी इनकी अहमियत है पूरे दुनिया में। लेकिन सवाल ये है, इस वक्त आज की तारीख में 28 जुलाई 2025 148 मुल्कों ने फलस्तीन को तस्लीम किया हुआ। अमनी तौर पे कुछ भी नहीं है, हमारा कोई रियासत नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये तस्लीम करना बात की बात है। मैं बतौर एक फलस्तीनी, मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता रहा हूं और मेरी आवाम की फीलिंग्स। तस्लीम करना और ना करना ये बात की बात है। फिलहाल हमें चाहिए हल, हमें फिलहाल चाहिए गजा के अवाम के लिए खुराक, हमें चाहिए गजा के अवाम के लिए पानी, हमें गजा की मेरी बहन भाइयों के लिए, मेरे कौम के लिए चाहिए इस वक्त
सीज फायर। अगर फ्रांस को इतने फलस्तीनियों के साथ हमदर्दी और ये समझता है कि फलस्तीनियों को अपना हक मिलना चाहिए, तो सबसे पहले ये करना चाहिए होगा फ्रांस को कि इसराइल पर दबाव डाल दे कि फिलहाल आप जंग बंद कर दे, क्योंकि आप सितंबर की बातें कर रहे हैं ना। सितंबर में फ्रांस फलस्तीन को तस्लीम करना जा रहा, राइट। क्या गारंटी है कि सितंबर तक ये फलस्तीनी और गजा के अवाम रहेंगे? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। कोई गारंटी नहीं है। आपको यकीन करें, अगर इसराइल के अंदर से जो बयानात आ रही है ना, खास तौर पर इनका जो वजीर खजाना है स्मोट्रिच, बहुत बड़ा मशहूर दहशतगर्द किस्म का मिनिस्टर है। इन्होंने क्या जुमला कहा पता आपको? ये जुमला इनके परसों की बात है। इन्होंने कहा कि हम गजा के अवाम को सबसे पहले ये करेंगे कि इनको जनूब की तरफ धकेलेंगे। जनूब मतलब रफा, रफा का मतलब मिस्र का बॉर्डर, वहां पर कैंप बनाएंगे और वहां पे देखिए उन यार मिस्र तो उनको तस्लीम ही वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना, बॉर्डर क्रॉस ही नहीं करने देगा मिस्र तो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम वहां पर इनको शिफ्ट करेंगे उस इलाके में, और देखो अल्फाज इनकी, देखो इनकी अल्फाज, और इनके ऊपर ऐसा मौत मुसल्लत करेंगे अल्लाह कि वो खुद हिजरत पर मजबूर हो जाएंगे। इससे बढ़कर क्या चाहिए? और हिजरत कहाँ करेंगे सर? बिल्कुल ऐसे ही है सर। जलाल साहब, सर हम यकीन करें, मैं आपको बताऊं, गजा की अवाम इस वक्त जो हालात है ना, मैं इसका बयान से, मैं 21 महीने से बयान करते करते थका नहीं हूं। मैं नहीं थकता हूं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मायूस हो चुका हूं। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम भी जिक्र करते हैं। जलाल भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन पे। और वो सही कि तो ग़िज़ा पहुंचानी है, अभी तो पानी पहुंचाना है, वहाँ दवाइयाँ पहुंचानी है, ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि वो भी नहीं पहुंचने दे रहा इसराइल। लाखों जो टन अमदादी सामान है वो जलाकर राख कर दिया। इसराइल के लिए बद्दुआएं हैं, नेतन्याहू के लिए बद्दुआएं हैं, और अल्लाह करे कि वो जल्दी उनको बद्दुआएं लग जाएं। और हाँ, मतलब यही है ना कि जब अमली तौर पर इक़दामात ना हो तो हम बद्दुआ ही फिर कर सकते हैं। बद्दुआ पे बात आ गई है अब आप देखें। चल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो राइज एंड शाइन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी इस वक्त शोबिस की दुनिया, सोशल मीडिया में ये हो रहा है कि वो जिनके दिलों में कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई बात थी, वो फट पड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ये ज्यादती हो रही है उनके साथ, या हुई है, या दूसरों के साथ, और क्या कुछ गलत है इस इंडस्ट्री में। अच्छा, दिस इज रेयर, ये इतना होता नहीं है। लोग इसलिए नहीं बात करते कि भाई आगे काम नहीं मिलेगा, कोई नाराज ना हो जाए, कम्युनिटी नाराज ना हो जाए। लेकिन अब मैं देख रही हूँ, और स्पेशली जब हमारे यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था जंग के दिनों में, काफी उसके बाद से लोग बड़े वोकल हो गए और बोलने लगे हैं। तो सईफा जब्बार ने भी कुछ कहा है, एक्ट्रेस है, और तनकीद की है। बड़ी इंटेलिजेंट हैं, बड़ी वोकल हैं, बड़े तरीके से अपने हमेशा इन्होंने रोल्स का इंतखाब किया, अच्छी एक्टर हैं और अच्छा बोल रही हैं। अब ये कि भाई ये जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत अनप्रोफेशनलिज्म है, गैर इंसानी रवैये हैं, बहुत उस पर तनकीद की है। और साथ में ये कि जी आप जो रियल स्टोरीज हैं वो तो आप ड्रामों में दिखा नहीं रहे, सिर्फ ग्लैमर, सिर्फ रेटिंग्स, व्यूअरशिप, रिच लोग बस ना जॉब की तलाश है, ना कुछ है, ना पैसे की कोई परेशानी है कि महीने का खर्चा कैसे चलेगा, सब कुछ नहीं है। बस आए हैं एक फ्रेम में, बड़ा सा कोई ड्राइंग रूम है, वहाँ लैविश पूरी लाइफ है, जबरदस्त कपड़े हैं, और मसले कोई नहीं, सवाए शादी के या तलाक के। उसके अलावा तीसरा हमारा कोई जो है मसला है ही नहीं। साथ में कह रही है कि जी बड़ी अनरियलिस्टिक जो हैं फैमिलीज, और स्टाइलिंग पे भी उन्होंने कहा, वो तो मैं भी आपसे एग्री करती हूँ कि जी किरदारों को उनके स्टेटस, तबके, सकाफत के हिसाब से जो है उनको वो ड्रेसअप नहीं होते। यानी गरीब लड़कियां तो खैर हम भी करते हैं, मैं भी ये देखता हूँ, गरीब लड़कियां लग नहीं रहा कहीं से वो गरीब लड़की। इस वक्त ड्रामों में सबसे ज्यादा जो मैं कहती हूँ स्टाइलिंग की आखिर आई है ना, वो है माएँ। मैं हर ड्रामा, क्योंकि मैं तो देखती हूँ, रिव्यू करती हूँ, मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग है कि चाहे लड़के की माँ हो या लड़की की माँ, पता नहीं किस मुकाबले पे है वो। इतना मेकअप कि आप मतलब, चाहे वो गरीब फैमिली है चाहे वो अमीर फैमिली है, कोई नहीं, makes no difference, या घर में बेटा मर गया हो या बेटी बेवा हो गई हो, माँ का मेकअप कम नहीं हो रहा। माँ तैयार है। माँ को क्या मसला है हमारे ड्रामों में? डायरेक्टर्स, आर यू स्लीपिंग? आप क्यों ये माँ को इतने हैवी मेकअप के साथ जाने दे रहे हैं? और ये बहुत सारे ड्रामों में हो रहा है। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेट नहीं करती ना चीज, कपड़े मतलब, अच्छा हीरोइंस हमारी सिंपल हो गई, वो सिंपल हो गई, माओ का मसला पड़ गया कि इनको इन्होंने कहाँ जाना है। और आपका ड्रामा हर तबका देखता है, गरीब तबके से लेके सभी देख रहे होते हैं, और जब आप कोई गरीब फैमिली दिखाएं
आप तो नोटिस पहले करें। देखे जा रहे हो, और अब वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन आपकी भी होनी चाहिए, डायरेक्टर की भी होनी चाहिए कि गरीब फैमिली रहती कैसे है, बिल्कुल बिल्कुल उठते बैठते कैसे हैं वो नहीं इतनी कर रहा होता। बिल्कुल ही jewelry, सही बात है। इतना और पता है स्क्रीन हमारी बड़ी शार्प हो गई है, तो हल्का सा भी मेकअप जो है ना नजर आता है, और उसमें माओ के लाइनर्स और शेड्स और मैट लिपस्टिक ऐसे चुभ रही है ना, और उनके कपड़े स्टाइलिंग बहुत हैवी हो गई है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक तो सो के story उठ के पे- मुझे लगता है मेकअप क्यों, ये हाँ, बहुत ये देखा है भी। मैंने। सो के उठी है और पूरा मेकअप है भाई, लग ही नहीं रहा यार, सोते वो हुए शक्ल ही भी। नहीं है जो सो के उठ के होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही कुछ चल रहा है। इसके अलावा स्टोरीज पे भी अब अच्छा वही मैंने बताया, ये साल तो है ही लोगों के ना एक्सपोज होने का और करने का। तो बड़ी मशहूर राइटर है रिदा बिलाल, जिन्होंने बहरूपिया भी लिखा, तो उन्होंने तो बड़े वोकल होके वीडियो बना के स्टेटस लगा के हमारे शो पे उनकी फोन कॉल है दूसरे शो पे क्या ड्रामा सही, पे, सही। जहां वो कह रही है कि मैंने ड्रामा कुछ और लिखा था, हाँ। और उन्होंने बिल्कुल जो है चैनल ने उसको तब्दील कर दिया, उसके कैरेक्टर्स खराब कर दिए, उसके जुमले सिचुएशन, ये अब मेरा ड्रामा नहीं है, जो उन्होंने कहा रिदा बिलाल ने। एंड शी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि बिल्कुल कैरेक्टर्स का हुलिया। तो क्या ड्रामा कहानी खरीद बदल- लेते हैं क्या? ये ऐसा होता है कि आपने एक बार तहरीर ले ली और बस ये पैसे दे दिए, खत्म कहानी? ऐसा लेकिन राइटर का काम इतना राइटर की इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो रहती बिल्कुल है ना। डायरेक्टर के साथ रहती है, एक एक सीन एक एक एपिसोड पे मिल के काम होता है। आप उनकी तहरीर को ऐसे इस तरह पूरा नहीं बदल सकते, डिस्कशन के बाद हाँ यू कैन एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। हाँ, लेकिन स्टोरी में अच्छा ज्यादा चेंजेस आते हैं ना, तो ड्रामा खराब हो जाता है, और राइटर कहते हैं ये मेरा काम नहीं सही है। है। तो फिर अगर खास तौर पे तनकीद होगी तो राइटर को तो गुस्सा होगा, गुस्सा चढ़ेगा कि मेरा काम नहीं क्यों कर रहे हो। अच्छा, कुछ ऐसे कभी हुए हैं जुमले कि मैंने पॉइंट आउट किए, मेरे जुमले क्या बेतुके थे, मुझे राइटर्स के फोन आए, मैसेज आए, नादिया आपने सही कहा, वो हमारी लाइन ही नहीं थी, खुद ही उन्होंने डाल दी। तो ये उन्होंने कह दिया, यानी कि मेरी तहरीर नहीं है जो हाँ, आप रिदा देख बिलाल रहे ने हैं। तो कहा है कि भाई अच्छा। मेरा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो पॉपकॉर्न लेके अब ड्रामा एंजॉय करती हूँ। तो ये बहरूपिया ड्रामा जो बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ, स्प्लिट पर्सनालिटी, इतना ही ये कोई इतना कुछ अजीब सा ये ड्रामा बन गया है कि मतलब कार्टून। अब मैं कहूँगी इसमें कि तौसीक हैदर भी है ना मेरे ख्याल से, characters आ उन्होंने गए। वो लॉन्ग हेयर्स के और साथ ये और रिदा बिल्कुल बिलाल गेटअप बिल्कुल, चेंज ये किया है। रिदा बिलाल के अल्फाज हैं। मैं तो खुद देख के परेशान तो हुई हूँ कि कितना इसमें इतना पोटेंशियल थी, इस ड्रामे में इतनी मेहनत भी थी, लेकिन ये क्या बन गया। नहीं, उसके मुझे बाद- बताया नादिया, वो तौसीक भाई है ना शायद हाँ, इसमें वो तौसीक की लॉन्ग हेयर्स के साथ वो हाँ। कैसे लगा आपको गेटअप? नहीं, मुझे वो बिल्कुल सही नहीं लगा, मुझे वो कोई लगा नहीं कैरेक्टर, जैसे जो कैरेक्टर बनाना चाह रहे थे वो मुझे लगा नहीं कि ये वो कैरेक्टर है, वो कहाँ से आ गया, वो क्या हुआ। रिदा ने कहा, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा वो चीज। अकॉर्डिंग टू द राइटर स्क्रिप्ट, कि ये बाप ने वापस आना था, इसको कैंसर होना चाहिए था, व्हील चेयर पे इसको होना चाहिए था, और ये तो वापस कहती है कि आया तो कोई विजय माल्या बन गया। हाँ, वो ये राइटर character कह रही है, ही रिदा अलग है। बिलाल के अल्फाज हैं। तो वो डिडंट गो वेल विद द ऑडियंस, और इसमें बहुत लाउड मेकअप और अजीब कहानी का हाल कर दिया गया है। ड्रामा जिसमें पोटेंशियल थी बहुत गेटअप बहुत काफी खराब हो अलग गया। है। और फिर एक दूसरी स्टोरी जो इससे पहले आप बात कर रही थी, वो क्या है? कंट्रोवर्सी चल रही है, बयानात एक दूसरे के खिलाफ एक्ट्रेस लगा रही कर कौन दे सा रही है। वाला? अभी जो आपने इससे पहले बात की थी, ओके वो स्टार्ट क्या पे वो अलीज़े हाँ, शाह वाला? वो भी तो अच्छा बात अच्छा थोड़ी सी अच्छा, करनी है आपने। हाँ, अलीज़े शाह का तो हम लोग अभी बस वो देख रहे थे फोन पे, एक बड़ी डिस्टर्बिंग सी न्यूज़, और वो भी 365 पे डिजिटल पे चल रही थी कि जहां वो आई थिंक शी इज हैड इनफ, और वो चाहती हैं कि जिसने उनका इमेज खराब किया है, उनको मेंटली डिस्टर्ब किया है, उन लोगों को वो एक्सपोज करें, बिल्कुल। जो भी बात है। और जुगन ने भी जिससे कुछ उनको इसमें कहा है, शिकायत- जुगन को भी हाँ, उन्होंने हाँ, हाँ। उन्होंने जुगन काजन पे भी कोई बात की थी, तो उन्होंने वेरी नाइस ऑफ हर कि उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी की, बड़े गट्स चाहिए इस चीज़ के लिए जुगन, और जुगन का ये मूव उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन सब कह रहे हैं कि अच्छा अब क्या हो रहा है कि इतनी तनकीद करके अब लोग कह रहे हैं कि इस बच्ची पे रहम करें और इसका पीछा छोड़ और दें। शाजिया मंजूर का वो जुगन का भी और, शो कोई लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें उनके शो पर भी शाजिया मंजूर आई, तो उनको भी हाँ, ऐसे- शाजिया वो मंसूर गिर को- गई जुगन भी। बिल्कुल, उसने कहा कि हाँ वो असल में उसको वो शायद कोई पैरोडी टाइप कर रहे थे कि ये वाकया हुआ रैंप पे, तो हम उसको रिक्रिएट करके जरा अच्छा, कॉमेडी recreate करें। करना चाह अच्छा, रहे अब ये बातें ना 2-2, 3-3 साल पुरानी भी हैं, जिसको अलीज़े शाह, ये जिस चैट की बात कर रही है, ये 2022 की है, जिसमें इनका नंबर जो है, मिन्सा एक एक्टर है, ये कह रही हैं अलीज़े शाह कि वो उसने किसी ग्रुप से वो उनका नंबर प्राइवेट उठा के किसी को फॉरवर्ड किया, और उन्होंने उनके साथ बड़ी नामुनासिब बातें और ऑफर की, और अजीब बिजनेस की, अरेंजमेंट्स की। क्या चल रहा है आपकी इंडस्ट्री में भाई नादिया, क्या हो रहा बहुत है? सारी चीजें चल रही थी, हैं, बस अब सामने सरफेस पे आ गई हैं। बस अब सामने आ रही हैं। अच्छा ठीक है, बस चले अब सामने आ रही एक हैं। ब्रेक हमने लेना है, राजन शायद में ब्रेक के बाद अब हम लेट्स वापस सी आएंगे। व्हाट मिन्साज रिप्लाई इज गोइंग टू बी। वो अब इसमें खामोश रहती है, बोलती है, बिकॉज ये तो काफी ये बिल्कुल। बहुत बड़ा एक इल्जाम बिल्कुल है। ऐसे। और अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हेपेटाइटिस की हम बात करेंगे, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद है हेपेटाइटिस के मरीजों की, और ये इतना कोई पता भी नहीं चलता है आपको, एहतियात और नहीं। लोग इसका शिकार होते हैं। एहतियात करें। तो एक ब्रेक के जिनको बाद हम हेपेटाइटिस बात है करते उनको हैं। खुद नहीं पता होता कि नहीं उनको पता होता, हेपेटाइटिस हाँ, है, कि इसलिए वो हेपेटाइटिस। कितने लोगों में फैलाते हैं, इस पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग।
बैक आफ्टर ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब थोड़ी सी ज़रा सेहत की बात हो जाए। हेपेटाइटिस डे आज मनाया जा रहा है, अवेयरनेस का डे है, और हेपेटाइटिस है भी बड़ी खौफनाक चीज़, और उसमें पता नहीं चलता, जिनको होता है वो इतने केयरलेस कुछ लोग होते हैं, टेस्ट वेस्ट नहीं कराए, पता ही नहीं चलता जब तक एडवांस स्टेज। बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि डेटा के मुताबिक कि हेपेटाइटिस सी के सबसे ज़्यादा मरीज पाकिस्तान में 88 लाख लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं, और हेपेटाइटिस बी के 38 लाख लोग उसका शिकार हैं, और बड़ी तादाद है ये। तो इससे मुताल्लिक़ आगाही बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमने इसी दिन की मुनासबत से हमने डॉक्टर हिना शकील साहिबा को ज्वाइन किया, जो कि क्लिनिकल लीड हेपेटाइटिस सी हैं। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप डॉक्टर? ठीक ठाक। अच्छा, टाइप्स तो पहले बताएं मुझे, ABC लोग ज़रा भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है, सिम्टम्स क्या है? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो हेपेटाइटिस जिसे हम आम ज़ुबान में यरकान कहते हैं, और B और C को हम काला यरकान कहते हैं। तो हेपेटाइटिस की कई अक़सामात होती हैं, टाइप्स जो हैं, जिसमें A, B, C, D और E है। तो A और जो E है उसे हम आम ज़ुबान में आम पीलिया कहते हैं, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। लेकिन जो B और C है, जिसकी शरह अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, और C स्पेशली, तो B और C 1 करोड़ तकरीबन लोग हैं। हाँ, ऑलमोस्ट तकरीबन बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो आलमी इदारा है WHO, उसके मुताबिक यही तादाद है। तो आपने बताया BC क्या खतरनाक है, ज़्यादा खतरनाक है? इसलिए कि जो B और C है वो साइलेंट किलर्स, यानी खामोशी से अंदर ही अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, और कभी कभार इसकी जो दौरानिया है वो 20 साल, 15 से 20 साल तक वो आपके जिगर में वायरस होता है, और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। तो क्या मतलब आपका रूटीन भी मुतासिर नहीं होता इससे कि आप 25 साल 30 साल आप हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं? जी, क्योंकि अगर कोई कैरियर है और उसको अभी वो एक्टिव नहीं हुआ है, और उसको एक्टिव होने के लिए टाइम चाहिए, तो ये उसमें काफ़ी साल भी लग जाते उसको हैं। अवॉइड कर सकते हैं किसी तरह, अगर आप कैरियर हैं लेकिन एक्टिव नहीं हो, और किसी टेस्ट से पता चल सकता है कि बिल्कुल कैरियर है? आसानी से। जैसे टेस्ट से? अगर हम इंडस अस्पताल की बात करें, तो हमारे पास जितने भी मरीज़ इंडस अस्पताल में आते हैं, और चाहे वो किसी भी वजह से हमें दिखाने आए हों, तो हम एक आम सा टेस्ट, जिसको हम RDT कहते हैं, टेस्टिंग, जैसे हम शुगर टेस्ट करते हैं, जस्ट अ प्रिक, एक छोटी सी सुई से, इसी तरह से हम हर मरीज का हेपेटाइटिस सी चेक करते हैं। और स्क्रीनिंग है, यानी तशखीसी एक टेस्ट है जो कि बहुत ही आसान है, और जब तक वो नर्सिंग से हमारे पास पहुंचता है ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवा के, तो 20 मिनट में उसका रिजल्ट आ जाता है। सही, ठीक है। अच्छा, और सी पे ज़्यादा यानी फोकस हमने, और जो आपने टाइप्स बताई हैं, तो ये कोई इतना यानी तशवीश की बात नहीं है, या फिर उन्हीं से फिर सी की तरफ जाता है पेशेंट? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो A और E है वो आम पीलिया के जैसे मरीज जो है वो उसको पेट में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, आंखें या आपकी जो स्किन है उसका रंग पीला पड़ रहा है, और आप जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो पीलिया हो रहा है, तो आप जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे और आपको होगा, तो आप उसकी वो सेल्फ लिमिटिंग, यानी खुद ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है, और आपको जो है वो वेट ऑफ हो जाता है, जिसमें आप मालिज से रब्ता करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, मेडिसिन से और दो एहतियात से, क्योंकि हमारे यहाँ जो उसका फैलाव है वो गंदगी से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे खुले रखे हुए खाने खाना, वॉशरूम के बाद या खाने से पहले हाथ ना धोना, सफाई का ख्याल ना रखना। हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट्स हैं वो क्या दूसरे को भी लगा सकते हैं? ये कंडीशन फैल सकता है कैसे? ऐसा नहीं है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है और हम उसके साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, मिलना जुलना रखे हैं, तो वो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं ग्लास होता। अगर उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो होता है ना कि अक्सर ग्लास में पानी उसने पिया और आप भी पी लें, तो इससे कोई नहीं नीडल वगैरह या ये इस तरह मैं जो आपको है इसका जो ट्रांसफ़र है, इसका जो किस तरह से वो एक से दूसरे को लगता है, ऐसे हम आप बात करने से या एक साथ पानी पीने से या एक प्लेट में खाना खाने से नहीं फैलता। ठीक है। वो जो फैलता है वो होता है खून के राब्ते से, जैसे कि हमने किसी के इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस या नीडल्स का इस्तेमाल किया है, हम हेल्थ वर्कर्स हैं, किसी पेशेंट हेपेटाइटिस सी या बी जैसे हमारे नर्सिंग वगैरह में जो होते हैं, वो अगर काम कर रहे हैं और आपको भी अगर कोई प्रिक इंजरी हो गई है, उसकी वजह से हो सकता है। माँ से जो बच्चा पैदा होता है और पैदाइश के दौरान जब माँ खून का तबादला होता है, उससे हो सकता है।
इसके अलावा वॉशरूम वगैरह कहते हैं ना कि वॉशरूम भी अगर आप यूज हाँ, करें ये ऐसे, चीजें तो ये उससे- कही जाती हैं, सुना हुआ बिल्कुल, है, सुनी हुई आप चीजें हैं, बेहतर बिल्कुल बता ऐसे। सकती हैं जी, वो भी हो सकता अच्छा, है। ये भी अच्छा सवाल है क्योंकि हम जो है वो बहुत सारे खुराफात जहन में रखते हैं कि ये इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वॉशरूम के इस्तेमाल से शायद दूसरे इन्फेक्शन तो हो सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी या बी यानी का तबादला हेपेटाइटिस सी, नहीं है। इन शॉर्ट हेपेटाइटिस सी का मरीज अगर आपके घर में रह रहा है तो उससे ऐसे अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ना, इस भी नहीं है। अच्छा, और हेपेटाइटिस सी के बारे में मुझे बताएं, जैसे आपने कहा कि 25-25, 30 साल चलता है ये, यानी साइलेंट ऐसा- किलर है। ऐसा हो भी सकता हो है। भी सकता है। ठीक है, अगर उसकी शरह जो है वो बॉडी में ज्यादा है तो हो सकता है वो जल्दी आपको अलामातें सामने, क्योंकि इसकी कोई खास अलामातें नहीं है। अलामात क्या है इसकी, हमें यही जी, पूछ रहा था कि इसकी अगर कोई खास अलामातें नहीं है, लेकिन आम से वायरल की तरह जैसे आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना या फिर ये पेट बस पे टेस्ट में ही आएगा। टेस्ट या आप आप ऐसी किसी भी मतलब मसले के लिए जाएंगे, टेस्ट हुआ तो पता यानी चलेगा कि एक्यूट भाई- कोई ऐसी चीज नहीं होगी आपके साथ कि आपको वॉमिटिंग हो जा रही है तो इसका मतलब एक्यूट भी होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी का, लेकिन क्रॉनिक ज्यादा है। जो आपने 88 लाख की शरह हमें बताई है, वो जो है वो हमारी क्रॉनिक चीजों में वो अच्छा, क्रॉनिक तो ही है। औरतों में ज्यादा, बच्चों में, आदमियों हाँ, में, बुजुर्गों ये में? जो है वो हमने हर एज में देखा है, लेकिन औरतों और मर्दों में, बड़े लोगों में ज्यादा देखा है, क्योंकि जैसे मर्द हजरात हैं बालवर से शेव बना रहे मैंने हैं, भी आदमियों में ज्यादा सुना है। एग्जैक्ट वो शेव कट लग बना रहा है रहे और हाँ, हैं, चलो। दांतों का निकलवाना, एक से दूसरे का औजार इस्तेमाल करना, ये भी इसकी एक आम वजह होती है। इसके अलावा जो है वो हमारे यहाँ बहुत लोगों के अंदर ये रिवाज है कि थोड़ा सा भी नज़ला खांसी या इस तरह से हुआ जाके ड्रिप लगवा लेते हैं, कमजोरी हो रही है। अब वो ड्रिप की जो नीडल्स हैं वो एक से दूसरे को यूज होती हैं। और होता कैसे है ये, कोई भी हेपेटाइटिस, चले सी की हम बात करें ना अभी तो जी, भी, जी। ये कैसे होता है, यानी आप बच कैसे सकते हैं इससे? बच कैसे चल सकते हैं? बी की अगर बात करते हैं तो बी की वैक्सीन्स हैं, जो कि हमारे जो 9 मौलूद, जो हमारे 9 महीने की जो वैक्सीनेशन है उसमें भी शामिल है। ठीक है। और अगर इन केस किसी ने अगर नहीं भी लगवाई है, नहीं लगवा पाया है, तो बड़ों के अंदर भी इसकी सहूलियत है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लगवा चुके हैं 90s में, मैंने 3 हाँ, इंजेक्शन ये लग लगवाए चुके, थे, बिल्कुल टीके लग आए थे, कौन से और घर में सी की जो आके नर्स लगाती कोई थी। वैक्सीन अभी तक नहीं है, लेकिन सी का इलाज मुमकिन है। अच्छा, एक इलाज सी का बहुत महंगा होता है जिसमें इंजेक्शंस आते हैं और लोग कहते हैं कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वो कौन सा वाला? सी और का टाइम ही है? टेकिंग होता है थोड़ा, है ना? ओके, तो हमारा जो ये हेपेटाइटिस सी है, इसका पहले ये होता था कि इंटरफेरॉन और इंजेक्शंस आते थे और टाइम टेकिंग और वो एक्सपेंसिव होता था, लेकिन और उसकी हमारी जो जिस्म है उस पर काफ़ी मुज़र असरात भी होते थे। लेकिन अब बहुत आसान हो गया इलाज और हमारे पास गोलियां आती हैं जो कि आम गोलियों की तरह हम लेते हैं, टैबलेट्स की तरह, और फ्री ऑफ कॉस्ट इंडस अस्पताल में, और 3 महीने मुसलसल गोलियां लेने से हेपेटाइटिस सी 95-98 से ज्यादा फीसद हमने देखा है कि टोटली खत्म हो जाता अच्छा, है। टोटली खत्म है, Totally क्योंकि खत्म हो हेपेटाइटिस सी जाता के है। बारे में कहा गया ना कि वो कम हो जाता है और उसके बाद वो आपके उसमें रहता है बॉडी में और वो कभी भी तो ये ignite हो पंजाब सकता है। में भी ये है कुछ के टैबलेट्स मिल रही हो ये वाली, वहाँ भी इलाज ऐसे हो रहा है? जो इंडस है वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, और पंजाब में भी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है, सिंध में भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है। इंडस के अलावा काफ़ी और अस्पताल काम और इन कर रहे 3 हैं। महीने में डाइट का भी बहुत ही कोई टाइट रजीम आपको फॉलो कर, ये भी ऐसा ही है कि बॉइल्ड चीजें खानी है आपने? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जरासीम जिगर को मुतासिर करता है और जिगर हमारे जिस्म की फैक्ट्री होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं खाना है या वो नहीं खाना है। लेकिन नॉर्मली जो हमारे लिए जो सेहत के लिए अच्छी चीज़ें और हेल्दी चीज़ें जो हमें खानी चाहिए, मुझे और आपको भी खानी चाहिए, वो इसमें भी खाई जा सकती हैं। अच्छा, कोई ज़ोईब आपको ऐसा बचपन में नहीं हुआ जॉइंटिस? नहीं, मुझे हैं? नहीं, मुझे शायद। हुआ था, मुझे याद नहीं, है, मुझे नहीं। छुट्टियां हो गई थी, मैं बड़ी खुश हुई थी कि भाई अरे जॉइंटिस हो गया, अभी छुट्टियां, ये स्कूल नहीं जाना मैंने पड़ेगा। एक्टिंग बहुत की है फीवर की, लेकिन हमें वो और पता है, बात है। गन्ने का जूस बहुत अम्मी पिलाती थी मुझे उस वक्त, आई रिमेम्बर के जी। और गन्ने का जूस भी, ये सब। देखा ना आपने, वो जो गन्ने के जूस की मशीन्स हैं बाहर, वो उससे भी काफी ज्यादा ही है ना। और ये जो धूप का कहते हैं कि ये सुबह की धूप और शाम की धूप आप लें तो ये हेपेटाइटिस के लिए बहुत अच्छा है, सही बात है, बच्चों के लिए तो कहते ही हाँ, है। इससे मोहब्बत का जज्बा बढ़ता है। हाँ, ये मोहब्बत वैसे। नहीं, पीलिया कम होता अच्छा, ये कौन सही है। जी। अच्छा, ये जो आम पीलिया हमने कहा जो कि खाने और गंदगी के रास्ते से होता है, तो जिसमें गन्ने का जूस और ठेले के खाने, खुले खाने या किसी भी किस्म की गंदगी वाले खाने, क्योंकि ये मुंह के रास्ते ग़िज़ा की नाली से ये जिगर तक जाता है, वायरस का जो तबादला होता है। तो अगर हम सफाई का ख्याल ही नहीं रखेंगे और किसी भी जिस्म के अगर मुज़र खाने खाएंगे जो कि साफ़ नहीं है, तो ये वायरस हमारे मुंह के रास्ते जा सकता है और फिर वो उल्टी और जिगर की सूरत में आम जॉन्डिस जो पीलिया है,
जिसका टेस्ट आप कराते हैं तो ए या ई मोस्टली निकलता है, तो वो सामने आता है। अच्छा, एक हमारे माली थे दुबई में, उनको वो इतनी आंखें पीली और खुद उनको देख के लगता था कि है इस तरह हेपेटाइटिस। तो मैंने को कहा भी भाई को, कह रहे मैं तो बचपन से ऐसा हूँ। अच्छा, मैंने कहा कभी टेस्ट कराया, हो सकता है बचपन से ही आपको हेपेटाइटिस हो। और वो हुआ उनको, वाकई भी उनको था। मैसेज आप दें ताकि हम फिर इजाजत भी लें, क्योंकि वक्त हमारे पास और मेरे पास कहानियां बहुत होती कहानियां हैं, बहुत ये कहना चाह रहे हैं ना, ये कहानी कोई मैसेज आप आज के दिन अच्छा, मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि हेपेटाइटिस की शरह इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और पाकिस्तान अब नंबर 1 पर है, ठीक है, नंबर 1 पर है और इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास जो हमने तदाबीर बताई हैं, इनसे एहतियात किया जाए। सिरिंजेस का इस्तेमाल हमेशा ज़रूरत पड़े तो साफ़ और नई सिरिंज का इस्तेमाल किया जाए। जब बार्बर के पास जाएं तो ब्लेड्स वगैरह अपने औजार यूज़ किए जाएं। दांतों की इलाज के लिए जाते हैं तो इस्तेमाल शुदा आलात का सही जगह से सही डॉक्टर को दिखाएं, सही जगह उसकी जो है वो आम रोड साइड पे आप ना करें। और इवन मैनिक्योर पेडिक्योर करते हुए सैलून्स में अपनी ही चीजें साथ। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच अपनी डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया बहुत और शुक्रिया। अवेयरनेस से मुताल्लिक ये कि हेपेटाइटिस सी से कैसे बचा जाए, और ये भी उन्होंने खास बात बता दी है कि ये आपके घर में अगर कोई हेपेटाइटिस के मरीज है तो आप उससे डरे नहीं और थोड़ा सा पढ़ घबराएं लें, नहीं, ये थोड़ा सा contagious उस तरह के प्रिकॉशन नहीं है। जी। क्या है आप जरा पढ़ सकते हैं, सिम्टम्स क्या है थोड़ा सा पढ़ें, आसपास नजर रखें। और थैंक यू सो मच। शो का वक्त खत्म हो गया, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ज़ुहैब और नादिया को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग।